हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्वांटम नंबर क्या हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, और उसके बाद पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी क्वांटम नंबर से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं, हम बात करेंगे नोड एंड नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोड एंड नोडल प्लेन की बात करें। नोड क्या है? ऑर्बिटल का वह पॉइंट या वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो। बहुत सिंपल है। पॉइंट एट व्हिच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो कॉल्ड नोड। ऐसा प्लेस, ऐसा पॉइंट ऑर्बिटल का जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। एंड प्लेन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कॉल्ड नोडल प्लेन। पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, नोड। अच्छा, एटम है तो एटम में जो न्यूक्लियस है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? जीरो। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट नोड। वो एटम के एक नोड को डिनोट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? जीरो। ये तो मैंने बताया कि नोड या नोडल प्लेन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। नोड एंड नोडल प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? तो हमने बताया पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्लेन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, नोडल प्लेन। अब नोड को हम लोग अगर क्लासीफाई करें बेटा, नोड, तो हम कहेंगे ये नोड टू टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं रेडियल नोड। बहुत आराम समझिए, बहुत सिंपल चीज़ है, रेडियल नोड। और दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, राइट? एक्चुअली में नोड जो है वो रेडियल नोड है। एंगुलर नोड को ही हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, यही है आपका नोडल प्लेन। अब समझिएगा, अगर आप कहें कि नंबर ऑफ रेडियल नोड, सो दिस इज इक्वल टू, रेडियल नोड कितना होता है? n माइनस l माइनस 1। ये रेडियल नोड के नंबर है। और अगर हम कहें नंबर ऑफ एंगुलर नोड, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर l। अब आप यहाँ से एक फार्मूला फाइंड करें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, दिस इज इक्वल टू रेडियल नोड्स के नंबर प्लस एंगुलर नोड के नंबर, दोनों का सम कर दीजिए बेटा।
दोनों का सम कर देंगे। तो ये आ गया रेडियल नोड है n माइनस एल माइनस 1 और प्लस एल हो गया, ये एल एल कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये फार्मूला आ गया टोटल नोड फाइंड करने। रेडियल नोड फाइंड करना है, ये फार्मूला यूज करेंगे n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू एल, और एंगुलर नोड ही हमने बताया क्या होता है, नोडल प्लेन होता है आपका। ये फार्मूला मैंने बताया आपको कि नोड कैसे फाइंड करते हैं और नोड क्या होता है बेटा। व्हाट इज नोड एंड व्हाट आर द फार्मूला यूज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ नोड्स। अब देखिए जरा, 1s ऑर्बिटल ले हम, अगर इसमें हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करें, एल की वैल्यू 0 होगी, यानी इसमें कोई भी एंगुलर नोड 0 होगा, यानी कोई भी इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा बट रेडियल नोड होगा। नंबर ऑफ नोड्स दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ कितना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर होता है 1 है, यानी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, यानी 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होगी, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से समथिंग, सब कुछ डार्क है मतलब सभी प्लेस पे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो। क्लियर। लेकिन अगर आप 2s ऑर्बिटल ले, 2s, so number of nodes this is equal to n minus 1 and this is equal to 2 minus 1, यानी 1 नोड है इसमें। 1 नोड का मतलब ये हुआ, ये है ऑर्बिटल स्फेरिकल होता, s ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से समथिंग ऐसे कंसीडर कर लीजिए आप। ये देखिए जो डार्क मैंने कर दिया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं है, लेकिन जो एम्प्टी स्पेस रह गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी। तो मैंने बताया कि यहाँ पे तो कोई ऐसा प्लेस नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेस। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये व्हाइट पार्ट दिखाई पड़ रहा है, दिस वन इज नोड। क्लियर। ऐसे अगर 3s ऑर्बिटल ले तो नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स 2 नोड्स होंगे। ये तो s ऑर्बिटल की बात बताई मैंने, नोड्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम p ऑर्बिटल की देखें, p ऑर्बिटल कोई भी ले तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी हर p ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड होगा, यानी एक नोडल प्लेन होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये है x, ये y। अगर हम px ऑर्बिटल लें तो ये डंबल शेप्ड होता है, x एक्सिस के एलॉन्ग डायरेक्टेड होता px ऑर्बिटल। अब अगर हम py ऑर्बिटल लें
ये पी वाई है, वाई एक्सिस के एलांग डायरेक्टेड होते हैं, और हम पी जेड ऑर्बिटल लें, जेड वाई एक्स। अब हर पी ऑर्बिटल में हमने कहा वन एंगुलर नोड है, यानी नोडल प्लेन है। कौन सा है? पी एक्स में कौन सी एक्सिस लिखी है? एक्स। बची कौन सी? वाई एंड जेड। सो हियर वाई जेड इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यहाँ देखिए वाई जेड, ऐसे आप ड्रा करिए जेड एक्सिस को, दिस वन जेड। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल का पार्ट नहीं आ रहा है। ये जो है ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है वाई जेड। ऐसे इसमें वाई एक्सिस है तो क्या बचा? जेड एक्स, दिस वन इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड, ये लो ड्रा कर दिया मैंने, जेड एक्स, ये दिस वन इज नोडल प्लेन। ऐसे ये जेड है। अब इसमें इसको देखिए, ये दिस वन इज नोडल प्लेन यानी एक्स एंड वाई, एक्स वाई इज द नोडल प्लेन। तो ये आप बता सकते हैं कि किस पी ऑर्बिटल में कौन सा वो प्लेन है जिसे आप एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कहेंगे। बहुत सिंपल, पी एक्स है तो वाई जेड, पी वाई है तो जेड एक्स, पी जेड है तो एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गया। अब डी ऑर्बिटल के लिए जो है एल की वैल्यू 2 होती है, और वो एल की वैल्यू 2 यानी डी ऑर्बिटल में जो है वो 2 नोडल प्लेन होते हैं। जैसे डी एक्स वाई लें, डी एक्स वाई, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये है डी एक्स वाई। अब नोडल प्लेन इसमें क्या होगा? एक्स वाई है तो एक हो गया जेड एक्स और दूसरा हो गया वाई जेड। ये हो गए 2 प्लेन वाई एंड जेड। जैसे जेड एक्स, जैसे जेड आप यहाँ से इमेजिन करें दिस वन इज जेड, तो ये नोडल प्लेन हो गया। अगर जेड यहाँ से लेंगे तो वाई जेड जो है वो नोडल प्लेन हो जाएगा। ऐसे अगर हम लिखें डी वाई जेड है तो एक्स वाई हो गया और जेड एक्स, सॉरी एक्स वाई एंड जेड एक्स, ये नोडल प्लेन हो जाएंगे। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, कुछ लोग बताते इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। तो नोडल प्लेन हम बताएं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है उसमें क्या है, उसमें कोन्स होते हैं, नोडल कोन्स। ये ऐसे ये चलता है, ऐसे ऐसे। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है यहाँ नोड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए हम कहते हैं कि डी जेड स्क्वायर में नोडल कोन्स होते हैं, प्लेन नहीं, नोडल कोन्स। बल्कि कुछ पब्लिकेशंस लिखते हैं कि इसमें कोई नोड्स नहीं होता, नो नोड्स लिखते हैं। अगर ऑप्शन में नोडल कोन नहीं है तो हम कहेंगे नोडल कोन है। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, नोड और नोडल प्लेन बता सकते हैं किस ऑर्बिटल में कितने नोड या कितने नोडल प्लेन हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो टर्म इसमें आने वाले हैं। एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉड से और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी को ही बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसी को वर्क फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम W नॉट से डिनोट करते हैं। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कोई मेटल की ये सरफेस है, इस पे कोई लाइट रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करे और इस मेटल में जो एटम है उनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है, जब लाइट इस पे फॉल करती है मेटल सरफेस पे तो उसकी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता, जो मेटल के कर्नल हैं पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं उसकी लेटिस में जो है, फिर उसकी अगर बहुत ज़्यादा, अब एक बात और समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि लाइट की कोई भी रेडिएशन मेटल सरफेस पे फॉल करे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, नो। एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब फॉल करेगी, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो, न्यू नॉट, जिसे हम बोलते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे लेस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर फॉल करेगी मेटल सरफेस पे तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, उस रेडिएशन में एक डेफिनिट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, वो भी कितनी, जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर मेटल की अपनी एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जब उतनी एनर्जी लेकर के कोई लाइट रेडिएशन उस पर फॉल करेगा तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। So that definite amount of energy which is sufficient to just eject the electron from metal surface called threshold energy, and frequency of radiation which is required to eject electron from metal surface called threshold frequency, threshold frequency बोलेंगे उसे हम। ये तो दो टर्म, यानी जैसे इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 जूल है और 50 जूल की लाइट रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिनन अकर नहीं करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 150 जूल की ये रेडिएशन है तो इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, जितनी रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे अधिक एनर्जी लेके ये रेडिएशन इस पे फॉल कर रहा। क्लियर? अब समझो इस पे, ये मेटल है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है बेटा। ये कोई इंसिडेंट रेडिएशन है, ये आई इस पे फॉल की, लाइट की रेडिएशन कितनी एनर्जी लेके आया, इसकी टोटल एनर्जी है एच न्यू के इक्वल, एच न्यू एच प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वर्क फंक्शन W नॉट है एच न्यू नॉट के इक्वल, यानी ये जो W नॉट है दिस इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट, हम कहेंगे इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो रेडिएशन थी इसकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक थी, तो इतनी एनर्जी इस रेडिएशन से ये मेटल एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। अब यहाँ से क्या इजेक्ट हुआ, इसमें से इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट।
अगर इतनी ही एनर्जी इसकी है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहीं गिर जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो इसकी 50 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी थी और ये 70 जूल लेके आया, तो 50 तो यहाँ कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, 20 कहाँ गया? वो 20 जूल एनर्जी इस इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 20 जूल। तो अब हम कहेंगे कि अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का सम कर दें तो टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल हो जाएगा, जो फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, राइट? बोलो। तो अब हम कहें यहां पे ध्यान से समझिए, क्या हम कहेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल होगा एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आया। अब हम जानते हैं, यहाँ देखिए, हम कहेंगे एच न्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट कितना होता है? एच न्यू नॉट, एच न्यू इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको यहाँ ले आए और यहाँ से एच कॉमन कर लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इस टर्म में। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लांक कांस्टेंट, या हम इसी फार्मूले पे चले जाएं, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर वो क्वेश्चन में, के बहुत सिंपल है बेटा, एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का सम इंसिडेंट रेडिएशन के टोटल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। आप इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी। अगर वो कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिनन में इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से इजेक्ट हुआ, तो जब जीरो वेलोसिटी से इजेक्ट हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। बी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये टोटल फैक्टर कितना हो गया? जीरो। तो उस जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वही थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना इस लेक्चर में कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लाइव क्लास में हम लोग आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर लगभग कंप्लीट है, इसमें हम लोगों को क्वांटम थ्योरी पढ़ना है केवल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में थोड़ा सा बताना है हमको, बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।